एक बार आपको फिर खमा गनीसा राजस्थान की से पावन धरा से मैं एमजी आपके लिए लेकर आया हूँ। कल जो हमारी जो क्लास रह गई थी सौर मंडल पर, उसी का दूसरा भाग। आप सभी को पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपका ये नया साल मंगलमय हो और आप इस नए वर्ष पर सभी सफलताएं प्राप्त करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सौर मंडल की। देखिएगा, सौर मंडल यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। देखिएगा, सोलर सिस्टम कह लीजिएगा या सौर परिवार। तो देखिएगा, सौर मंडल हम बात कर चुके थे कल भी, और हल्का सा थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें सूर्य व 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि आते हैं। देखिएगा, एक जो सौरमंडल यानी कि सूर्य का जो परिवार बना है, वो 8 ग्रहों से मिलकर बना है, क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना है, उल्का पिंडों से मिलकर बना है, आदि ऐसे विभिन्न जो आसमान में पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, ग्रह हैं, चट्टाने हैं, आदि से मिलकर कौन बना है? सौरमंडल का परिवार बना है। अब अगर हम बात करें तो सौर परिवार है, उसका जो मुखिया है वो कौन है? ध्यान में रखना, सूर्य। इनका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो देखिएगा, सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है, और ये आपकी सौर परिवार में आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसका क्या है? भाग है। यानी कि सीधे शब्दों में समझा जाए तो हमारा जो सौर परिवार है वो मिल्की वे का ही एक क्या है? भाग है। ध्यान में रखना, ये तो हो गई सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी। अब चलते हैं हम सूर्य जो इस सौर परिवार के बीचों बीच स्थित है, उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो देखिएगा, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये आपका क्या है? सूर्य है। और इस जो सूर्य है उसके जो पास वाला ग्रह है वो कौन है? बुध है। ये कौन है? सूर्य। और इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्रह है वो शुक्र है। और अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रह है वो है आपकी पृथ्वी। और देखिएगा, ये जो ग्रह है ये है मंगल ग्रह। और उसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, यह है आपका बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह है। तो देखिएगा, अगला जो ग्रह है आपका वो है शनि ग्रह। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्रह है आपका यूरेनस, और आपका जो लास्ट ग्रह है वो है नेपच्यून। तो देखिए, इस प्रकार से हम बात करें तो जो ग्रह हैं वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो सूर्य के एक निश्चित निश्चित पथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और वो किस आधार पर? दीर्घ वृत्ताकार के आधार। इसे क्या कहा जाता है? इस रास्ते को कक्षा कहा जाता है। ये रास्ते को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, जो सूर्य है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, वो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। अगर हम बात करें तो इनको थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हो। कैसे? तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे साप्ताहिक दिनों में जो होता है उससे अगर हम, आपको पता है सूर्य के सबसे पास कौन सा है? बुध है। तो बुध से ही अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, बुध, अगर इसका अगला दिन मंगलवार होता है, उसी को छोड़ दिया जाए तो एक दिन छोड़ने पर अगला जो दिन होगा वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो हम क्या कहेंगे? शुक्र ग्रह कह देंगे। एक दिन छोड़ दिया तो अगला दिन कौन सा होगा? शुक्र। तो इसके बाद हमें एक दिन छोड़ना है, शनिवार। उसके बाद क्या आता है? रविवार। तो रविवार कोई ग्रह नहीं होता, तो हम रविवार की जगह क्या कर सकते हैं? पृथ्वी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पृथ्वी ग्रह है। उसी प्रकार से अगर हमने जो रविवार की जगह पृथ्वी रखा है तो अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार। और सोमवार छोड़ना है तो देखिएगा, नेक्स्ट डे कौन सा होगा? बिल्कुल मंगलवार। तो मंगल ग्रह। और मंगलवार के बाद आपको पता है अगला दिन कौन सा आता है? बुधवार। और उसे छोड़ना है तो बुधवार के बाद कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। तो बिल्कुल ये अगला दिन छोड़कर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद आपने देखा होगा वारों का तो सभी क्रम हो गया, और फिर नेक्स्ट जो आपके दो बचे हैं वो यूरेनस व नेपच्यून। तो देखिए दोस्तों, आशा है आपको ये याद हो गया होगा। यानी कि आपको शुरुआत करनी है बुध ग्रह से, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। उसके एक दिन छोड़ने पर कौन आता है? शुक्र आता है। और एक दिन छोड़ने के बाद आना चाहिए रवि, लेकिन रवि कोई ग्रह नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या रखेंगे? पृथ्वी रखेंगे। और रवि के बाद क्या आता है? सोम। तो सोम को छोड़ना है तो क्या आ जाएगा? मंगल। उसी प्रकार से बुध को छोड़कर क्या होगा? बृहस्पति होगा। और फिर आगे जो दो ग्रह है आपके यूरेनस और नेपच्यून। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? ध्यान में रखिएगा, बुध ग्रह है। और उसी प्रकार से अगर ये नजदीक है तो कोई दूर भी होगा। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे दूर ग्रह
वो होगा आपका नेपच्यून। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा, आपका बुध ग्रह हो गया है, और उसी प्रकार से सबसे अगर दूरी की बात करें तो आपका कौन सा हो गया, नेपच्यून हो गया है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से आप यहां पर थोड़ा देख सकते हो कि जो सबसे नजदीक ग्रह है उस सूर्य से जो दूरी है उसकी कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा 58 मिलियन। और उसी प्रकार से अगर आपकी नेपच्यून की बात की जाए तो इसकी जो सूर्य से दूरी है, सूर्य से दूरी, तो ध्यान में रखिएगा 4499 मिलियन। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है, 58 मिलियन दूरी पर है। उसी प्रकार से नेपच्यून की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4496 मिलियन। और इसी के साथ आपको केवल और केवल किसका याद रखना है भाई, पृथ्वी का भी। तो आपको ध्यान में रखना होगा पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा 150 मिलियन। 150 मिलियन। तो यानी कि हम इसे थोड़ा ऐसे भी रख सकते हो कि 15 लाख करोड़, या आप तो मिलियन में ही रहने दीजिएगा। तो 150 मिलियन। यह आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, तो सबसे दूर कौन है, नेपच्यून है। और आपने देखा बुध ग्रह कितनी दूरी पर, 58 मिलियन है, और उसी प्रकार से नेपच्यून कितना, तो ध्यान में रखना 4496। और पृथ्वी कितनी है इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो ये कितनी है, 150 मिलियन। ये तो बात हो गई सूर्य की। अब थोड़ा हम दूसरे बारे में चर्चा कर ले, तो इनका परिक्रमण है और घूर्णन है, उसके आधार पर। तो ध्यान में रखिएगा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण, घूर्णन क्या होता है। देखिएगा, इससे पहले हम अगर बात करें तो आपने देखा था, कल हमने क्लास में बात की थी कि जो ग्रह है जिसे हम ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था, परिभ्रमक या परिभ्रमण। और इसका अर्थ क्या होता था, चारों ओर घूमना। यानी कि अगर हम बात करें सीधे शब्दों में, तो देखिएगा परिक्रमण तो जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इस सूर्य के अगर ये आपकी पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है अगर इसके चक्कर लगा रही है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर स्थान है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ऐसे घूमते घूमते अगर ये चक्कर लगा रही है, तो इसे तो क्या कहेंगे हम, परिक्रमण। क्या कहेंगे, परिक्रमण। उसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ ही साथ अगर ये खुद के एक्स पर इसी किली पर या आपस में घूमती रहे, तो उसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। अगर सीधे शब्दों में मैं बात समझाऊं, तो अगर ये जो मार्कर है यहां पर ये अपने एक्स पर
घूम रहा है तो इसे तो कहेंगे घूर्णन। ये गति अगर कर रहा है ना तो इसे तो कहेंगे घूर्णन। और अगर ये सूर्य है इसके चारों तरफ ऐसा चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे हमें? परिक्रमण। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पृथ्वी या कोई ग्रह अपने इसी एक्स पर, आपने देखा होगा बचपन में आपने खूब ऐसी चक्रियां घुमाई होगी, तो वो क्या होती है? अपने एक्स पर घूमती है। साथ ही साथ अगर वो इस रूप में भी गोलाकृतियां करे तो वो कौन सा होगा? परिक्रमण। तो देखिएगा यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम देखते हैं किसके बारे में, कि ग्रहों के जो सूर्य है उनके परिक्रमण में कितना समय लेते हैं ग्रह और अपने घूर्णन में कितना समय लेते हैं। तो देखिएगा ग्रह ग्रहों की परिक्रमण गति, उसी प्रकार से यहीं पर हम देख लेंगे ग्रहों की घूर्णन गति। तो यहां से आपको थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका अगर हम बात करें बुध ग्रह की, किसकी? बुध ग्रह की। तो ये जो बुध ग्रह है वो परिक्रमण में जो समय लेता है वो कितना लेता है? 88 दिन। कितने दिन लेता है? वही 88 दिन। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा इसके बाद कौन सा ग्रह अभी आपको पहले बताया था? तो शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह कितना समय लेता है? आपको पता है शुक्र ग्रह कितना समय लेता है? बिल्कुल 255 दिन। कितने दिन लेता है? वही 255 दिन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका जो ग्रह है शुक्र के बाद कौन सा आएगा? पता है ना आपको? पृथ्वी। कौन आएगी? पृथ्वी। और पृथ्वी जो अपने परिक्रमण में जो समय लेती है वो 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बाद कौन सा आना है? बताइएगा। बिल्कुल मंगल ग्रह। और ये अपने परिक्रमण में जो समय लेता है वो कितना लेता है? 487 दिन। कितने दिन लेता है? 487 दिन। उसी प्रकार से इसके बाद में कौन सा आएगा? तो देखिएगा बृहस्पति। और ये कितना समय लेता है? ये लेता है, ध्यान में रखिएगा, 11 वर्ष 11 माह, यानी कि लगभग कितने? 12 वर्ष। तो देखिएगा उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो बृहस्पति के बाद कौन सा आना है? शनि। और शनि जो समय लेता है परिक्रमण में वो ध्यान में रखिएगा 29 वर्ष 5 माह। कितना लेता है? 29 वर्ष 5 माह। यानी कि हम कह सकते हैं, इसका भी रखना चाहो तो रख दीजिएगा लगभग 30 वर्ष। और इसी के बाद में आपने देखा होगा जो आपके जो नेक्स्ट ग्रह है वो कौन सा है? यूरेनस। और यूरेनस से अपना कितना समय लेता है यह आपको पता है? 84 वर्ष। कितने लेता है? 84 वर्ष। और आपका जो लास्ट ग्रह है नेपच्यून, ये लेगा आपका सर्वाधिक समय 164 वर्ष। क्या समझे इस टेली से? आपने ये देखते ही पता चल गया होगा कि
सबसे कम कौन ले रहा है? 88 दिन कौन ले रहा है? मात्र बुध। और सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? नेपच्यून। तो आपको जो एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यहां पर निकाल सकते हैं हम सबसे कम समय। चलो इसको तो थोड़ा बाद में देखेंगे, अन्यथा इधर ये समस्या हो जाएगी। चलो, तो आपने देखा बुध कितना लेता है? 88 दिन। उसी प्रकार से शुक्र कितना लेता है? 255 दिन। और उसी प्रकार से पृथ्वी कितनी लेती है? 365 दिन। और मंगल ग्रह है 487 दिन। उसी प्रकार से बृहस्पति है 11 वर्ष 11 माह, यानी कि लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। और दोस्तों क्या समझे, शनि है वो कितना? 29 वर्ष 5 माह का समय। और आपने देखा यूरेनस कितना लेता है भाई? यूरेनस जो लेता है 84 वर्ष लेता है। कितने वर्ष लेता है? 84 वर्ष लेता है। और आपने देखा नेपच्यून कितना लेता है? 164 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 164 वर्ष लेता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अब इधर, तो जो बुध जो समय लेगा वो लेगा, ध्यान में रखना, 59 दिन। कितने लेगा? 59 दिन। उसी प्रकार से देखिएगा आपका जो शुक्र जो समय लेगा वो कितना लेगा? तो ध्यान में रखिएगा 200 243 दिन। कितने दिन है? 243। और आपकी जो पृथ्वी है वो लेगी कितना? आपको पता ही है, एक कितने दिन? एक दिन। क्योंकि आपको पता है आपकी जो पृथ्वी है संपूर्ण अपने ही घूर्णन पर घूमने में कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड के आसपास। तो कितना हो गया? एक दिन। क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में कितने दिन होता है? एक दिन। और आपको पता है मंगल ग्रह भी कितना लेता है? एक। और उसी प्रकार से आपको पता है जो बृहस्पति ग्रह है वो कितना लेता है? ध्यान में रखना 9 घंटे 56 मिनट। 9 घंटे 56 मिनट। और आपके जो शनि ग्रह है वो आपको पता है 10 घंटे 40 मिनट। कितना लेता है? 10 घंटे 40 मिनट। उसी प्रकार से आपका जो यूरेनस लेता है वो आपको पता है 17 घंटे 14 मिनट। और जो नेपच्यून लेता है वो लेता है 16 घंटे 7 मिनट। क्या समझे दोस्तों? अगर हम बात करें तो परिक्रमण का तो अभी हमने देख लिया था, और घूर्णन की बात कर रहे हैं तो घूर्णन में बुध ग्रह कितना समय ले रहा है? 59 दिन। और उसी प्रकार से शुक्र ग्रह कितना ले रहा है? 223। और पृथ्वी कितना ले रही है? एक दिन। और क्या समझिए, दोनों पृथ्वी और मंगल दोनों ही क्या लेते हैं? एक दिन का समय लेते हैं। यानी कि यहां से क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता कि पृथ्वी के समान समय कौन लेता है? मंगल ग्रह। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा, पृथ्वी के समान ही एक दिन का समय ही कौन लेता है? घूर्णन में मंगल ग्रह लेता है। क्लियरिटी है ना? उसी प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपने इसकी टेली देखी है तो सबसे कम समय अपने घूर्णन में कौन ले रहा है? बृहस्पति। तो ध्यान में रखिएगा सबसे कम समय कौन ले रहा है? बृहस्पति ले रहा है। मात्र कितना ले रहा है? 9.56 मिनट।
यानी कि 9 घंटे 56 मिनट। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपको टेली में दिखाई दे रहा है कि सर्वाधिक समय कौन ले रहा है? शुक्र ग्रह। तो इधर से अगर हम बनने वाले क्वेश्चनों की बात करें तो आपके पास यहां पर 3 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं कि सबसे कम समय जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है बृहस्पति ग्रह के द्वारा, और पृथ्वी के समान जो लिया जा रहा है वो कौन है? मंगल ग्रह है। तो उसी प्रकार से अपने घूर्णन पर सर्वाधिक जो समय लिया जा रहा है वो कौन लिया जा रहा है? शुक्र ग्रह के द्वारा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप इधर अगर देखना चाहो तो यहां पर भी क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? परिकरण में सबसे कम समय कौन ले रहा है? बुध ग्रह ले रहा है। जबकि आपने देखा कि परिक्रमण में तो बुध ग्रह ले रहा है, लेकिन अपने घूर्णन पे सर्वाधिक समय कौन ले रहा है? तो शुक्र ग्रह ले रहा है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। परिक्रमण में सबसे कम कौन? बुध ग्रह है, और घूर्णन पर कौन? उसका नेक्स्ट ग्रह शुक्र ग्रह है। तो देखिएगा उसी प्रकार से आपने देखा कि सर्वाधिक जो समय लेता है वो कौन लेता है? नेपच्यून। सर्वाधिक समय। तो देखिएगा यहां से आपके सामान्यतः ये, और पृथ्वी का आपको ध्यान रखना ही है। पृथ्वी कितना समय लेती है? 365। तो दोस्तों यह हो गई हमारी किससे संबंधित बात? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और स्वयं के ही एक्स पर घूर्णन करते हैं, उनकी गति का समय। तो देखिएगा यह आपको आशा है आपको याद हो जाएगा। अब हम थोड़ा बात अलग विषय पर करते हैं। अगर इनके चंद्रमाओं की बात करें तो देखिएगा जैसे आपने देखा कि पृथ्वी की भी क्या होता है? एक चंद्रमा सभी को पता है, लेकिन आपको यह पता है क्या और ग्रहों के भी अपने अपने चंद्रमाएं होते हैं? बिल्कुल, और के भी अपने अपने चंद्रमाएं होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं बुध व शुक्र के जो चंद्रमा की संख्या है वो कितनी है? 0 है, यानी कि उनके कोई चंद्रमा नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। और पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 1 है। उसी प्रकार से आपको पता है मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। उसी प्रकार से आपको पता है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखना 53 है। कितनी है? 53 है। उसी प्रकार से शनि ग्रह की अगर बात करें तो इसकी भी कितनी है? 53 है। और अगर मैं बात करूं तो आपके यूरेनस की कितनी है? तो ध्यान में रखना 27 है। कितनी है? 27 है। और इसी प्रकार से आपके में नेपच्यून की बात करूं तो उसकी चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 13 है। तो देखिएगा यह ध्यान में रखिएगा, बुध व शुक्र के चंद्रमाओं की संख्या कोई नहीं है, यानी कि 0 है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर कितने चंद्रमाओं की संख्या? 1, और मंगल ग्रह पर चंद्रमाओं की संख्या 2। और सर्वाधिक जो है वो कहां पर है? बृहस्पति व शनि ग्रह पर। तो इस चीज का ध्यान में रखना, सर्वाधिक चंद्रमाओं की संख्या, सर्वाधिक चंद्रमाओं की संख्या
किनके पास है? बृहस्पति और शनि के पास। कितनी है? 53 और ध्यान में रखना यूरेनस की 27 और नेपच्यून की 13। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो चंद्रमाओं की संख्या है आप विभिन्न बुकों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग भी मिल सकती है, लेकिन मैं जो ये आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जो रिट के में है एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और उनमें जो चंद्रमाओं की संख्या है उनका विवरण आपके सामने है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग बुकों में क्या दे रहे हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, इनको पढ़िएगा, इनसे अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो देखिए यह हो गई है बातें चंद्रमाओं की। तो देखिए अगर हम अब एक एक की बात कर लें, पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। और अगर हम बात करें तो सौर मंडल में एकमात्र प्रकाश का कौन है? सूर्य है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो सौर मंडल में एकमात्र अगर कोई प्रकाश का स्रोत है तो वो कौन है? सूर्य है। और इसी कारण वो इस सौर मंडल के परिवार का क्या है? मुखिया है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो मुखिया है तो इसे ग्रीक या यूं कर लीजिएगा रोमन कहानियों में से क्या कहा जाता था? सूर्य को सोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो रोमन कहानियां हैं उनमें इनको क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा आपको सूर्य से संबंधित रिट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। यह हो गया आपका सूर्य। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ग्रहों के विषय में, तो ग्रहों के कुछ जानकारियां ले लेते हैं। जैसे हमने कल बात कर ली है कि ये किन शब्दों से बना है और इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज हम बात करेंगे ग्रहों में पृथ्वी। देखिएगा सभी ग्रहों की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल उन्हीं ग्रहों की जानकारी की आवश्यकता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात कर ले पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वहीं से क्योंकि यहां 2/3 भाग पर क्या है भाई? पानी। तो ध्यान में रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, या यूं कह लीजिएगा कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाता है। तो 2/3 भाग पर क्या है? पानी है। तो अगर इसे अंतरिक्ष से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह नीला दिखाई देता है। अब देखिएगा ग्रहों में
मात्र जीवन केवल इसी पर संभव है। आपको ध्यान में रखना होगा, केवल जीवन के लिए अनुकूल जो दशाएं हैं वो केवल और केवल कहां पर पाई जाती है? पृथ्वी पर पाई जाती है। आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, औसत तापमान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और ये जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो जीव जंतुओं, मानव आदि के लिए क्या है? अनुकूलित है। इसी कारण यहां पर क्या हो पाया है? जीवन संभव हो पाया है। और जीवन तो तब रहेगा ना जब यहां पर क्या होगी? ऑक्सीजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। इसी कारण ध्यान में रखिएगा, जो पृथ्वी है उस पर जीवन संभव हो पाया। और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, देखिएगा, अगर मैं बात करूं पृथ्वी, इस पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ध्यान में रखिएगा, लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आप अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें पढ़ लोगे, लेकिन आपको लगभग में ही केवल याद रखना है। कितने? 8 मिनट। अन्यथा आपको मिल जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 27 सेकंड और 8 मिनट 30 सेकंड। तो अलग अलग को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग में याद रखना है। कितने मिनट में पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर? तो ध्यान में रखिएगा 8 मिनट में। लेकिन आपको क्या ये पता है, जो प्रकाश है ना, ध्यान में रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह बात हो गई है हमारी किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। तो अब ध्यान में रखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपको पता ही है। और ये किस ओर? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये बात हो गई है अपनी पृथ्वी की ग्रह के बारे में। अब हम चलते हैं, ध्यान में रखिएगा, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को ध्यान में रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये ध्यान में रखिएगा, जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो है आपका कौन? शुक्र ग्रह है। और ये ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
ऐसे सर्वाधिक प्रकाश तो आपको पता है सूर्य का होता है। और अब फिर अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर दिखाई देने वाला प्रकाश सूर्य के बाद चंद्रमा का होता है। हालांकि आपको पता है कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन ऐसे देखा जाए तो चंद्रमा का होता है प्रकाश, तो शुक्र में भी नहीं होता। तो तीसरे नंबर पर सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर सर्वाधिक कोई चमकीला है तो वो कौन है? शुक्र ग्रह है। इसी कारण ध्यान में रखना, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। यानी कि ये सूर्य अस्त से पहले और सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के क्या दिखाई देता? बाद दिखाई देता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना कि इसे सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहा जाता है। और ये इसे कब देख सकते हैं अपन? आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है उससे पहले अगर आप लगभग 4-5 बजे उठकर देखिएगा और आसमान की तरफ देखिएगा, आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा। तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। उसी प्रकार से आप सूर्य अस्त होने वाला है उसके थोड़ा सा बाद देखोगे तो आपको ये एक ग्रह दिखाई देगा। वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो ये हो गई है। ध्यान में रखना है, यहां से आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति वो किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। ध्यान में रखना, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह हो गया साहब आपका शुक्र ग्रह। कौन सा हो गया भाई? शुक्र ग्रह। आगे देखें तो अगर हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में, इसके बारे में मंगल ग्रह के बारे में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। आपको यह भी पता है कि ये पृथ्वी के समान समय पर घूर्णन में समय लेता है। में समय लेता है। और इसके दो चंद्रमा थे, फोबोस व डीमोस। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नाम नहीं पूछेगा, केवल आपको ये याद रखना है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, केवल इतना याद रखना है। तो ये हो गया है आपका कौन सा? मंगल ग्रह। उसी प्रकार से आपकी बात की जाए तो देखिएगा बृहस्पति ग्रह। इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो ध्यान में रखना, सूर्य के थोड़ा देखिएगा, अपने घूर्णन में सबसे कम समय कौन लेता है? बृहस्पति। और कितना लेता है आपको पता है? 9 घंटे 56 मिनट। और आपको तो पता है, यहां से आपको पूछा जा सकता है, बृहस्पति है तो सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा। जबकि अगर हम बात थोड़ा यहीं पर
पृथ्वी की कर लें तो ये भी पृथ्वी के बारे में ध्यान में रख लेना आप। पृथ्वी दूरी की दृष्टि से तीसरा व आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है, यानी कि पांचवा बड़ा ग्रह है। तो अगर सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी कौन से ग्रह स्थान रखते हैं, तीसरे नंबर पर आती है। वैसे ही अगर हम आकार की दृष्टि से देखे जाए तो ये सभी ग्रहों में से कौन से स्थान रखती है, पांचवा, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपकी पृथ्वी है। तो देखिएगा ये हो गया है बृहस्पति के बारे में। ग्रहों में से और आपके कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रमा पर बात कर लेते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। और आपको पता है पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। यह भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। और अगर हम बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। या आप किसके बारे में ध्यान में रख सकते हो, चंद्रमा के बारे में ध्यान में रख सकते हो। और चंद्रमा एक महीने में पूर्ण यानी कि पूरा दिखाई देता है। कब, पूर्णिमा को। और इसी प्रकार से एक महीने में एक बार दिखाई नहीं देता, उससे क्या कहते हैं, नया चंद्रमा या अमावस्या। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना, आपके लिए ये सब नया हो सकता है तो ध्यान में रखना। नया चांद भी कह सकते हैं, या नया चांद वाला दिन भी कह सकते हैं, या अमावस्या भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो चांद होगा वो क्या होगा, बिल्कुल नया होगा। देखिएगा ये हो गई आपके चंद्रमा की बात। और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो देखिए थोड़ा उपग्रह पर हम देख लेते हैं। उपग्रह, उपग्रह देखिएगा एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित। तो प्राकृतिक के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है और उसी प्रकार से मंगल के कितने चंद्रमा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ध्यान में रखना वो तो क्या है, प्राकृतिक। तो हम जो ग्रहों के चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहा जाता है। इस चीज का भी ध्यान में रख लेना। उपग्रह किसे कहा जाता है, जो ग्रहों के क्या लगाए, चक्कर लगाए। तो प्राकृतिक ग्रह उपग्रह तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं। आपने देखा मानव के द्वारा जो निर्मित उपग्रह है वो भी अंतरिक्ष में आपने देखा कि ब्रह्मांड की खोज के लिए और पृथ्वी पर
नए नए चीजें स्थापित आविष्कार करने के लिए, यानी कि संचार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए अपने कुछ सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट स्थापित किया है पृथ्वी की कक्षा पर। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहां से जो भारत ने उपग्रह स्थापित किए हैं पृथ्वी पर, भारत ने पृथ्वी पर स्थापित उपग्रह है वो कौन से हैं, थोड़ा ये देखिएगा। एडुसेट, इनसेट, और ध्यान में रखना आई और एस, ये तीन ऐसे उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह, जो भारत ने पृथ्वी की कक्षा पर क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, ध्यान में रखना, आर्म स्ट्रॉन्ग था। नील आर्म स्ट्रॉन्ग था। कब पहुंचा, ध्यान में रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को। कब पहुंचा, 20 जुलाई 1969 को। यह हो गया है किससे संबंधित, थोड़ा आप याद रख सकते हो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति है वो कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कब पहुंचा, 20 जुलाई 1969 को पहुंचा। तो दोस्तों ये बात हो गई है किससे संबंधित, चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति से संबंधित। अब हम बात करें तो आपके जो यहां से क्षुद्र ग्रह, ग्रह क्या होते हैं, शब्दावली हमने पहले भी बता दी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यह आपका है मंगल ग्रह, और यह आपका है बृहस्पति ग्रह। इन ग्रहों के बीच में एक ये बिखरे हुए टुकड़ों की पेटी पाई जाती है, जिसे हम इन्हीं का कचरा कह सकते हैं, और ये क्या कहलाती है, क्षुद्र ग्रह। ये क्या कहलाते हैं भाई, क्षुद्र ग्रह। हम कह सकते हैं ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। समझ में आई बात, ये भी किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है वो कहां पर पाई जाती है, तो बृहस्पति व मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है। इस चीज का आपको ध्यान में रख लेना होगा। यह हो गई है क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात। अब हम अगर बात करना चाहें तो ध्यान में रखिएगा, आपके आंतरिक ग्रह, आपके बाह्य ग्रह
इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। यहां से पूछा जा सकता है आपसे, आपके जो 4 आंतरिक ग्रह है वो कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। उसी प्रकार से चार जो बाह्य ग्रह हैं वो कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो 4 तो आंतरिक ग्रह हो गए हैं और 4 आपके बाह्य ग्रह हो गए हैं। आपको पता है ये किनसे बने होते हैं? चट्टानों से। इनके बने हैं ये ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। और उसी प्रकार से ये जो बाह्य ग्रह बने हुए हैं, ध्यान में रखना, गैसों के बने होते हैं। और आपको पता है इनके बीच में जो हमने अभी भी बात की है, क्या है? ग्रह की पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी। इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यह हो गया आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। देखिएगा, थोड़ा हम बात करें तो क्योंकि आपको हमने बताया है कि 8 ग्रह पाए जाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले तो हम 9 की बात करते थे। क्या अगर आपने पिछले जो तैयारी करने वाले हैं आज से 10-20 साल पहले, तो उनसे पूछोगे तो उनका जवाब 8 ना होकर कितना कहेंगे? 9 कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगस्त 2006 में खगोलीय संगठन ने दो 2003 सीरस व प्लूटो तो क्या नहीं माना? ग्रह नहीं माना। यानी कि ये दोनों, अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखना, ये तो पहले भी ग्रह नहीं थे, ये दोनों नए खोजे गए हैं, नए खोजे गए पिंड है। और इनको तो पहले हम ग्रह ही मानते थे, तो इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार से क्यों निकाला गया? क्योंकि ये अपनी निश्चित कक्षा में क्या नहीं लगाता था? सूर्य का चक्कर नहीं लगाता था। और इस प्रकार से प्लेटो क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। तो ध्यान में रखना, इस कारण वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। दोस्तों, ये हमने बात की सौर परिवार की। देखिएगा, आशा है आपको ये क्लास पसंद आएगी और निश्चित तौर से पसंद आए या ना आए, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि क्वेश्चन आपका इन दोनों क्लासों में से बाहर नहीं जाएगा और आपका यूं ही प्यार हमें मिलता रहे। फिर से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करें, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।